ऑक्सीलेटर में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चल रहा था। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का सीरीज में हमने क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो ये अपन का इसका तो पिक मैं दूंगा, एक बार बुक पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कंपोनेंट वैल्यूज ऑफ व्हीन ब्रिज oscillator suitable to be used in the oscillator to vary the frequency from 100 Hz to 10 kHz। ठीक है, इसमें ये बोला है कि व्हीन ऑक्सीलेटर के केस में कंपोनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करो। कैलकुलेट द कंपोनेंट वैल्यूज ऑफ व्हीन ऑक्सीलेटर suitable to be used in oscillator to vary the frequency from 100 Hz to 10 kHz। इसमें ये बोल रहा है कि ऑक्सीलेटर में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। उन्होंने ये बोला है कि ऑक्सीलेटर में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो यदि फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक क्या होता है, वेरी होता है। अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक वेरी होगा तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किट में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब R1 उन्होंने क्वेश्चन वाले ने बोला है इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 50 किलो ओम। क्वेश्चन वाले ने ये बोल दिया कि यदि सर्किट में फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स का वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू अगर 50 किलो ओम का है तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किट में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है, तो उन्होंने वही पूछा है। कैलकुलेट द कंपोनेंट वैल्यूज ऑफ व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर सुटेबल टू बी वेरीड। ठीक है, ठीक, टू बी वेरीड इन ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज है तो उस केस में उस सर्किट में कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगा। ध्यान देते रहे कि क्वेश्चन वाला R1 और R2 की वैल्यू को सेम दिया है, उसके बाद और कुछ चीज़ मेंशन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को देखकर यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि सर्किट में यूज्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स की वैल्यू भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? तो चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन पैरामीटर, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, गिवन वैल्यूज, ठीक है, गिवन वैल्यूज क्या है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 50 किलो ओम। सबसे पहले हर एक रजिस्टर को हम ओम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 50 और 10 के पावर +3 और इंटू क्या होगा, ओम। ठीक है, 50 इंटू 10 दी पावर +3 ओम हो जाएगा। सर्किट में यूज्ड रजिस्टर की वैल्यू को क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है, सेम दिया है। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 50 किलो ओम, और किलो का मतलब होता है 10 दी पावर +3 ओम। ठीक है, 10 दी 50 इंटू 50 किलो ओम, 50 और किलो के जगह में 10 दी पावर +3 ओम। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि जब सर्किट में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू को वेरी किया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक क्या होता है, वो वेरी होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब 100 हर्ट्ज है तब कंपोनेंट की वैल्यू क्या होंगे, और जब फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम 10 किलो हर्ट्ज में ले जाते हैं तब उस केस में उस सर्किट में कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगा। तो ऑक्सीलेटर तो बता दिया है, व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर में दोनों रजिस्टर की वैल्यू को दे दिए हैं, तो हमें क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है जब दोनों रजिस्टर की वैल्यू पता है
और उन्होंने कैपेसिटर की वैल्यू को नहीं दिया, तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, और इसी की वैल्यू को क्या करना है अपन को फाइंड आउट करना, क्योंकि यही बस पैरामीटर अननोन है, बाकी तो दे दी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जब फ्रीक्वेंसी व्हेन फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 100 हर्ज, ठीक है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज है तो उस केस में c की वैल्यू क्या होंगे, ये निकालना है। तो वी नो दैट फ्रॉम व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर f इक्वल टू क्या होता है 1/2 r इंटू सी। तो जब सर्किट में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू सेम होता है तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f जो होती है f इक्वल टू 1/2 r इंटू क्या होता है c होता है। ठीक है, अब यहाँ पर f r और c की f की वैल्यू रख देते हैं। f की वैल्यू क्या है 100 हर्ज, यहाँ पर रख देते हैं 100 हर्ज, ये हो गया 100। ठीक है, 100 हर्ज रख दिया। 2 पाई आर की वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है 50 किलो, किलो को हटा के उसको 10⁻+3 लिख देते हैं इंटू सी, ये हो गया। ठीक है, हमें सी निकालना है, तो सी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻+3, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकलेगा आपको कैलकुलेटर में जब पुट करोगे तो 31.83 इंटू 10⁻⁻9, 31.83 इंटू 10⁻⁻9 फैराड, इसके आसपास मिलेगा। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज में रहेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की वैल्यू है वो 31.83 नैनो फैराड पर सेट रहेगा। क्लियर हुआ। फिर उन्होंने क्वेश्चन वाले ने बोला है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज स्विच्ड टू 10 किलो हर्ट्ज, जब फ्रीक्वेंसी को वेरी करके हम 10 किलो हर्ट्ज में ले जाते हैं तो किलो हटा देते हैं तो 10⁻+3, और यह क्या हो जाएगा हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो हर्ट्ज में रहेगा, f इक्वल टू 10 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब 10⁻+3 और इसके जहाँ हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया। तो f इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1/2 r इंटू सी। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 r इंटू सी। 2 पाई तो कांस्टेंट है, r की वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है 50 इंटू 10⁻+3, और c की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और f की वैल्यू उन्होंने दिया है 10 इंटू 10⁻+3। तो उन्होंने ये बोल दिया कि जब फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज पर है तब c का वैल्यू क्या होगा, तो c को एक तरफ ले आओ, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻+3 और इंटू 10 इंटू 10⁻+3। तो ये हो जाएगा आपका c की वैल्यू, और c की वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा 318.31 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा फैराड। तो जब फ्रीक्वेंसी है वो आपका 10 किलो हर्ट्ज पर है तो उस पर्टिकुलर केस में सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की वैल्यू है वो 318.31 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, मतलब ये पिको फैराड में होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर का क्वेश्चन। व्हीन ब्रिज ऑक्सीलेटर वाले ने यही बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज में स्विच किया जाता है तो उस केस में सर्किट में यूज्ड कंपोनेंट की वैल्यू है वो क्या होंगे। ठीक है, तो ये होगा। अब अगला चीज इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन है ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, दिख रहा है A crystal has inductance L इक्वल टू 2 हेनरी, उन्होंने L की वैल्यू को 2 हेनरी दिया है, एंड C इक्वल टू 0.01 पिको फैराड। ठीक है, C की वैल्यू को 0.01 पिको फैराड दिया है, एंड R इक्वल टू 2 किलो ओम, R की वैल्यू को क्या लिया है 2 किलो ओम लिया है। ठीक है, इट्स माउंटिंग कैपेसिटेंस इज 2 पिको फैराड,
जब इसकी माउंटिंग कैपेसिटेंस है वो 2 पिको फैराड है। कैलकुलेट इट सीरीज एंड पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? तो सर्किट की सीरीज और पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल डालो। ठीक है, तो सर्किट की सीरीज और पैरेलल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल की इंडक्टेंस 2 हेनरी दिया है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को 0.01 पिकोफैराड दिया है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को 2 किलो ओम दिया है, इट्स माउंटिंग कैपेसिटेंस इज 2 पिकोफैराड। उन्होंने माउंटिंग कैपेसिटेंस जो होता है उसको 2 पिकोफैराड दिया है। तो क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि उस सर्किट के सीरीज और पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल डालो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, क्रिस्टल्स क्रिस्टल की वैल्यू दिया है L इक्वल टू 2 हेनरी। उन्होंने ये बोला है कि सर उस क्रिस्टल की इंडक्टेंस वैल्यू 2 हेनरी है। C की वैल्यू को उन्होंने दिया 0.01 पिको फैराड। अब पिको को हटा के इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.001 और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला है R की वैल्यू क्रिस्टल की 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, किलो हटा दो फिर से यहाँ पर 10⁻+3 और ये ओम हो जाएगा। माउंटिंग कैपेसिटेंस CM दिए है 2 पिको फैराड, पिको हटा दो 2 × 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा फैराड। ठीक है, माउंटिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 पिको फैराड दिए हैं और 2 × 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, तो ये दिया है। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि उस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का सीरीज और पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। ठीक है, सीरीज और पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो वी नो दैट फ्रॉम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, वी नो दैट फ्रॉम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से हम क्या जानते हैं, सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय Fs एंड Fs इक्वल टू होता है 1/2 पाई √L × C। ऐसा निकाले थे हमने, इसका डेरिवेशन पढ़ा था। तो Fs इक्वल टू क्या निकला था, 1/2 पाई √L × C। अब यहाँ पर रख देते हैं, तो Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएंगे 2 पाई। L की वैल्यू यहाँ पर 2 है और C की वैल्यू क्वेश्चन वाला ने दिया है 0.001 × 10⁻⁻12। तो Fs सीरीज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1.125 × 10⁻+6 और ये हो जाएगा हर्ट्ज। तो कैलकुलेटर से जब भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको सीरीज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इतना मिलेगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है फिलहाल, तो मैं डायरेक्टली आंसर को लिख दे रहा हूँ, आपको कैसे बनाना ही है। ठीक है, अगर कहीं पर आपका आंसर अगर मिस्टेक आया तो वैल्यू चेंजेस हो सकता है, मेरे लिखने में ये हो सकता है। ठीक है, तो ये देख लेंगे। तो सीरीज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब एंड पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी FP इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई √L × C इक्विवेलेंट। ये निकाले थे हमने, पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे थे। तो FP इक्वल टू हुआ था 1/2 पाई √L × C इक्विवेलेंट। ठीक है, वेयर अब यहाँ पर C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C × CM माउंटिंग कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय C प्लस क्या होगा CM, ऐसा होगा।
हमने इसका भी डेरिवेशन किए थे, C इंटू सी एम डिवाइडेड बाई C प्लस सी एम होगा। जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो दोनों का टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है, उन दोनों के कैपेसिटेंस वैल्यू का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो सी की वैल्यू क्वेश्चन वाला दिया है 0.001 इंटू 10⁻⁻12, ये सी दिए हैं। और सी एम इक्वल टू क्या दिया है 2 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय क्या होगा सी 0.001 इंटू 10⁻12 प्लस 2 इंटू 10⁻12। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इसमें सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से वैल्यू पर 9.95 इंटू 10⁻15 और ये फैराड में आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से जैसे ही यहाँ पर सी और सी एम की वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 9.95 इंटू 10⁻15 फैराड मिलेंगे। ठीक है, तो अपन को मिल गए। अब सी इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया तो आप आसानी से इसमें पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो वी नो दैट पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ पी का वैल्यू होगा ऊपर 1/2 अंडर रूट एल इंटू सी इक्विवेलेंट। एफ पी इक्वल टू क्या है 1/2 अंडर रूट एल का वैल्यू क्या है 2 है, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू है 9.95 इंटू 10⁻15। ठीक है, ये होगा तो एफ पी इक्वल टू हो जाएगा 1.128 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट है ना, ये 1.1 इंटू 1.128 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। तो क्वेश्चन वाले ने यही बोला था, ठीक है, कि उसकी पैरेलल और सीरीज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। कुछ नहीं, ऑक्सीलेटर का पूरा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले में पुट करना है। हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले ध्यान ये रहे कि कोई भी पैरामीटर की जो वैल्यू है उसको ऑलवेज आपको एसआई यूनिट के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, सबसे पहले अगर वो एसआई यूनिट में दिया है, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज में कर लो, इंडक्टर की इंडक्टेंस है तो हेनरी में करो, कैपेसिटेंस है तो फैराड में करो। बस उसको मैं एस आई के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसके बाद एज इट इज उसको उस पर्टिकुलर ऑक्सीलेटर के फ्रीक्वेंसी वाले या रिलेशन वाले फार्मूले में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ये हो गया। अब एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन वाले ने एक और उन्होंने ये बोला थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल, द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स ऑफ द विन ब्रिज है, ऑक्सीलेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म दिया है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0.001 माइक्रो फैराड। उन्होंने, आप सबको पता है कि विन ब्रिज ऑक्सीलेटर में जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है सीरीज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म और पैरेलल फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स की वैल्यू C1 और C2 इक्वल टू 0.001 माइक्रो फैराड है एंड R1 इक्वल टू क्या है 10 किलो ओम। ठीक है, और उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स की वैल्यू है वो 10 किलो ओम है, वो दिया है। ठीक है, तो इतना दे दिया है, C1 C2 की वैल्यू दे दिया है और R1 की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, उन्होंने ये बोला R2 इज केप्ट वेरिएबल, R2 की वैल्यू को क्या किया जाता है, वेरिएबल किया जाता है। ठीक है, R2 की वैल्यू को वेरिएबल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी इज टू बी वेरीड, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को वेरीड किया जाता है फ्रॉम 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 70 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से लेकर क्या है
70 किलो हर्ज। तो 20 किलो हर्ज से लेकर 70 किलो हर्ज बाय वेरिंग R2 की वैल्यू को वेरी करके फ्रीक्वेंसी को 20 किलो हर्ज से लेकर 70 किलो हर्ज तक उसको क्या करते हैं, वेरी कर। 20 किलो हर्ज से कहाँ तक किया उसको वेरी, 70 किलो हर्ज तक का वेरी किया। ठीक है। बाय वेरिंग R2 फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि R2 की मिनिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, उन्होंने ये बोला, कुछ नहीं बोला, देखो कैसे करना मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि विनब्रिज ऑक्सीलेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स की वैल्यू C1 और C2 जो वैल्यू दोनों को सेम लिया है, उन्होंने ले लिया 0.001 और माइक्रो फैराड। माइक्रो है तो उसको कन्वर्ट कर दो SI में 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और ये फैराड, C1 इक्वल टू C2। ठीक है, और R1 की वैल्यू को क्या लिए दिया है 10 किलो ओम। तो किलो को हटाओ और 10⁻+3 से उसको रिप्लेस कर दो ऐसा। R1 को 10 किलो ओम दिया। उन्होंने ये बोला है कि R2 की वैल्यू को वेरिएबल लिया है। ठीक है, R2 की वैल्यू को वेरिएबल लिया है, तो R2 की वैल्यू ऑफ R2 is kept variable. R2 is kept variable. The frequency is varying R2. The frequency is to be varied from 20 kilohertz to 70 kilohertz by varying R2. फ्रीक्वेंसी को 20 किलोहर्ट्ज से 70 किलोहर्ट्ज तक क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है। ठीक है, बाय वेरिंग R2 की वैल्यू को वेरी करके। ठीक है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो R2 को वेरिएबल लेंगे और फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, बोला फ्रीक्वेंसी है हमारा F मिनिमम है, F मिनिमम की वैल्यू कितना है 20 किलो हर्ज है। फ्रीक्वेंसी को 20 किलो हर्ज से F मैक्सिमम कितना तक ले जा रहा है 70 किलो हर्ज तक। तो 20 किलो हर्ज से लेकर इसको 70 किलो हर्ज तक हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को 20 किलो हर्ज से लेकर 70 किलो हर्ज तक क्या कर रहे हैं, वेरी करें। तो जब फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ज है तब R2 की वैल्यू क्या होंगे, और जब फ्रीक्वेंसी को 70 किलो हर्ज कर दिए तब वैल्यू R2 की वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है। तो क्वेश्चन वाले ने अपन को यही पूछा है कि फ्रीक्वेंसी जब 20 किलो हर्ज है तब R2 की वैल्यू क्या होगा, और जब फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करके हम 70 किलो हर्ज में स्विच कर दिए तब R2 की वैल्यू क्या होंगे। और कौन सा ऑक्सीलेटर है, विनब्रिज ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो वी नो दैट ठीक है that from Wien-Bridge oscillator the frequency of oscillation is given by f इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2, 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 इंटू C1 C2। क्वेश्चन वाले ने यही बोला है। तो जब F इक्वल टू क्या है, F मिनिमम इक्वल टू क्या है आपका 20 इंटू 10⁻+3 है, मतलब जब 20 किलो हर्ज है तब क्या है R2 क्या होगा, तो रख देते हैं सबकी वैल्यू। ये 20 इंटू 10⁻+3 होगा और ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट R1 की वैल्यू क्या है 10 किलो ओम, 10 इंटू 10⁻+3। R2 C1 C2 की वैल्यू सेम है, तो C1 C2 की वैल्यू सेम है तो C का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर अलग अलग लिख दो 0.01 इंटू 10⁻⁻6 0.001 इंटू 10⁻⁻6, ये C1 एंड C2। ठीक है, तो F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2।
F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। ठीक है, ये हो गया। R2 निकालना है तो इसको अंडर रूट से बाहर करना पड़ेगा। अंडर रूट से बाहर करने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻+3 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो 2 पाई हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने से बाहर निकलेगा 10 × 10⁻+3 इंटू R2 इंटू 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू हो जाएगा 0.001 इंटू 10⁻⁻6। R2 को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ ले आओ। R2 निकालना है एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो ये हो जाएगा 2 पाई 10 × 10⁻+3 0.001 इंटू 10⁻⁻6 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू क्या हो जाएगा 20 × 10⁻+3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, जब फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ज है तब R की वैल्यू निकाल लाना। अब फ्रीक्वेंसी को हम 70 किलो हर्ज पे पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तब R2 निकाल। तो इस केस में R2 की वैल्यू मिलेगा आपको, इस पर्टिकुलर केस में R2 की जो वैल्यू मिलेगा, R2 इक्वल टू 6.33 किलो ओम, इतना मिलेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ज पे है, फ्रीक्वेंसी जब 20 किलो हर्ज पे है तो R2 की वैल्यू ये रहेगा, क्योंकि R2 की वैल्यू को हमने वेरिएबल लिया है। जब R2 की वैल्यू वेरी करेंगे तो F की वैल्यू चेंज होगा। तो जब वेन, अब अगला क्या है, वेन F इक्वल टू क्या है, F मैक्सिमम, और F मैक्सिमम इक्वल टू कितना है 70 किलो हर्ज। 70 किलो मतलब 70 इंटू 10⁻+3 हर्ज। जब फ्रीक्वेंसी 70 किलो हर्ज पे चला गया तो R2 की वैल्यू क्या होगा, तो अगेन फिर वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट R1 R2 C1 C2। ठीक है, F, अब F की वैल्यू रख देते हैं 70 × 10⁻+3 1/2 पाई। R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 10 किलो ओम है, 10 × 10⁻+3। R2 की वैल्यू, सॉरी एक करेक्शन है, मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पर 2 पाई का स्क्वायर नहीं लिया था, अभी याद है। 2 पाई का स्क्वायर करोगे तो 2 पाई स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको करेक्शन कर लीजिए आप लोग, इस चीज़ के लिए सॉरी। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर होगा। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ का तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। 10 × 10⁻+3 R2 तो वेरिएबल इसी को निकालना है। C1 0.001 इंटू 10⁻⁻6, C2 का वैल्यू भी वही है 0.001 इंटू 10⁻�6। अब यहाँ पे अंडर रूट से R2 निकालना है तो स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर ले लो। 70 × 10⁻+3 का होल स्क्वायर होंगे। 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, 10 × 10⁻+3 होगा इंटू R2 हो गए 0.001 इंटू 10⁻⁻6, C1 0.001 इंटू 10⁻⁻6 C2। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बाकी में स्क्वायर लग जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे R2 चाहिए, इस R2 को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई का स्क्वायर 10 × 10⁻+3
0.001 इंटू 10⁻⁻6, 0.001 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू हो जाएगा 70 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 0.516 इंटू 10⁻+3 ओम। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको बताएं, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि जब फ्रीक्वेंसी 70 है, 70 किलो है, तो R2 की वैल्यू 0.516 आ रहा है। ठीक है, किलो में। अब जब फ्रीक्वेंसी है जो 20 है, तो R2 की वैल्यू 6.33 आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? फ्रीक्वेंसी और कंपोनेंट्स की वैल्यू रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली होता है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। वैसे कैपेसिटर में भी होता है, तो रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। कहीं पर कैलकुलेशन लिखने में मिस्टेक हो जाता है, अगर कहीं पर हो जाता है तो उसको करेक्शन कर लिया करो। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। थैंक यू।